आधुनिक समाज का निर्माण कब से हुआ? इतिहास की बात करेंगे तो जो पश्चिमी समाज है तो या वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स और उनसे प्रभावित हमारे भारतीय विद्वान, मैं क्या बोला बोला कि पश्चिमी विद्वान और उनसे प्रभावित हमारे देसी विद्वान, वो मानते हैं कोलंबस के बाद से नई दुनिया की खोज के बाद आधुनिकता का शुरू हुआ, नई दुनिया की खोज हुई। और आप देखेंगे कि जब कोलंबस 1492 में से लेके 1892 या तक खाली दुनिया धरती को लूटने का काम हुआ है, अंधाधुंध धरती का लूट। उसके बाद भी उसमें आदमी का व्यापार, किस तरह आदमी का व्यापार किया गया। जो वाइट लोग थे या गोरे लोग थे, अपने जहाँ कॉलोनी बनाए अफ्रीका से, वो क्या बोलेंगे, वो गुलाम ले लेके वहाँ गए, अमेरिका गए, जहाँ भी गए। और जिन लोगों को, तो आप उन लोगों का कहानी पढ़िएगा तो बहुत खतरनाक है, मतलब। तो मुझे क्या लगता है कि गोरों ने या पश्चिम ने या सभ्य समाज बोलिए, इसने भी, या आज संपूर्ण जो सभ्य समाज बन गया या विकसित समाज बन जा रहा है, तो उन लोगों ने कहीं पर पूरी दुनिया के आदिवासी इलाकों का बहुत बुरी तरह उनका दोहन किया, उनका रिसोर्सेज का, खुद आदमी का हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, हाँ, स्पिरिचुअली, सभी तरह से उनको, मतलब अपना श्रेष्ठ था उन पर थोपता रहा। तुम्हारा कुछ नहीं है, जो कुछ है हम जो बता रहे हैं वही है, हमारा सही है, यही चीज़ कहा जाता रहा है। और मेरा एजुकेशन सही है, मेरी भाषा श्रेष्ठ है, मेरा कोट सूट था, ये ठीक है। तो इस तरह की जो वेस्टर्न सोच जो है पूरी दुनिया में थोप दी गई, और आज भी थोप गई है। हम भारत की बात करें तो भारत हो या पाकिस्तान हो या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज हो या चीन हो, तो वेस्टर्न चीज़ों को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसको नॉलेज को कुछ कुछ कंट्रीज ने, ठीक है, काउंटर किया है, कुछ सोसाइटियों ने काउंटर किया है, लेकिन अधिकांश लोग, चूँकि वो वेस्टर्न समाज इतना मजबूत है हर तरह से, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और बिजनेस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, हर फील्ड में इतना मजबूत है कि उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। जहाँ भी काउंटर करने का प्रयास किया जाता है तो उसके क्या बोलेंगे, पैरेलल कुछ बातें उभार दिए जाते हैं। तो हम सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी और दूसरी चीज़ों को ना पढ़ें, हम अभी भी बहुत सारा हमारा जो चीज़ बचा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ नहीं बचा है। जैसे हमारा धुमकुड़िया नहीं बचा, कितिउड़ा नहीं बचा, ये सब नहीं बचा पाए हम लोग, इसलिए कि मॉडर्निटी का इतना हम पर प्रभाव रहा कि उसको हम नहीं बचा पाए। लेकिन वो एक बहुत ही हमारा पावरफुल सिस्टम था, है। उसी तरह हमारा और दूसरी जो सामाजिक व्यवस्थाएं वो थी, अखड़ा था, ये सारा कुछ हमारी कलेक्टिव रिलीज और एक दूसरे से इंटरलिंक रहने का कारण था, है। आज हम मोबाइल में की दुनिया में आ गए हैं ना, मोबाइल सबके पास है, हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन दिल से या मन से किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना।
तो वो सारा चीज़ जो ह्यूमैनिटी है या संवेदना है, दर्द है, वो सब मसीनी हो गया है। वो आदमी को आदमी की तरह वो सोचने का जो आदिवासी समझ था, वो कहीं पर खत्म हो गया मॉडर्निटी ने, या मॉडर्न एजुकेशन बोलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सब्जेक्ट, या विकास जिसको लोग बोलते हैं, प्रगति बोलते हैं, विकास, प्रगति, सभ्यता, शिक्षा, तो ये बोल रहे हैं। अब मैं ये बार बार बोलता हूँ, कई बार बोला हूँ कि लोग आदिवासी बोलते हैं कि शिक्षित नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पूर्वज तो शिक्षित थे। क्यों सोचते शिक्षित थे? क्योंकि वो ना केवल ह्यूमन बीइंग बल्कि पूरा नेचर से उनका आपसी रिश्ता, और क्या बोलेंगे, लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। उसको, बैलेंस को वो लोग बनाए रखने का ज्ञान को समझते थे, है ना। लेकिन आज हम नहीं समझते हैं। आज जो पश्चिम जो बोल रहा है, उसने जो थ्योरी, सिद्धांत लागू किया, जो भी फैशन, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है, वही चीज़ हम सही मानने का एक सिस्टम या व्यवस्था हमने अ, मान ली है। तो ये कहीं पर गलत है, उसमें कहीं पर चूक हुई है। तो हमको, आपको और दूसरे लोगों को जो उस मामले में सेंसिटिव है ना, और आदिवासियों को आदिवासी की तरह बचाना चाहते हैं, या आदिवासियों की अच्छाइयों को बचाना चाहते हैं, और उनकी जो जीवन शैली है, उसको, उसके विभिन्न परिस्थितियों को वो उसको व्याख्या करें, उसके बारे में सोचें, उसकी क्या साइंटिफिक कारण है उसको बताएं। जैसे एक बार आप लोहरदगा में बीजू टोपो की फिल्म है, तो इसमें देखेंगे तो रामदयाल मुंडा जी अखबार पढ़ते हैं और वो बताते हैं। तो बोला क्या पढ़ रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पढ़ रहा हूँ कि पेपर पढ़ रहा था। क्या लिखा है पूछते हैं, तो बोला कि नहीं, अगर आपको बहुत तनाव है, टेंशन है, तो नगाड़ा बजाए, माने म्यूजिक सुनो, वो बता रहा है टेंशन दूर करने के लिए। तो ये छोटा सा था। फिर रामदयाल मुंडा ही बोलते थे कि नाची से बातचीत। तो नाची से बातचीत में बात कहने में और भी बहुत सारा बात है। जयपाल सिंह का आपने लिया, फिर मैं कार्तिक उरांव जी का भी नाम लेना चाहूँगा। उसने भी चीज़ों को और हमारी परंपरा को समझने के लिए अलग तरह की व्याख्या की गई। लेकिन समाज में कुछ गलतफहमी हुई, या चीज़ों, उनकी बातों को अ, नहीं समझा गया, और उनकी बात ज़्यादा नहीं की जाती है। तो मैं, फिर डॉक्टर निर्मल मिंज थे यहाँ पर, है ना, गौस्टर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम किए, जिसका कि अभी तक मूल्यांकन नहीं हुआ है। उनके जो काम है, उनका जो सोच है, उसको अगर हम समझें, ऐसा उसने क्यों कहा, इसका कारण क्या था, इस चीज़ को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ सकते हैं। लेकिन हमारी कमज़ोरी क्या है कि हम अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। और फिर आदिवासी रहते हुए भी
कई बार हम ही अपने खिलाफ हो जाते हैं, अपने खिलाफ। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप आदिवासी होने के नाते कितने आदिवासी हैं, किस तरह के आदिवासी हैं, कैसे आदिवासी हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, अभी वर्तमान और भूतकाल में कैसे थे। ये सारी चीज़ें आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं। आप जैसे लोग हैं फिर उसको कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो यह काम जितना अधिक होगा। मैं कुछ साल पहले एक लंबी कविता लिखी थी मैंने। वो उसका शीर्षक था धुमकुड़िया में फिर दिया जला रहे हैं। तो वो धुमकुड़िया में फिर दिया जला रहे हैं, उसका वजह ये था कि मैंने देखा कि कुछ हमारे लोग जो धुमकुड़िया की जो व्यवस्था खो गई है उसको आधुनिक तरीके से जीवित कर रहे हैं, है ना। तो अभी दिक्कत क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि धर्म, भाषा, जाति के नाम पर हमने घेरा बना लिया है, और अपना नज़रिया उसी तरह से विकसित कर लिया है। और तो इसीलिए क्या होता है कि हमें उसी तरह से शिक्षित किया गया है, तो हर कोई उसी नज़रिए से उसकी व्याख्या करता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बड़े बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आदिवासियों के बारे में कहा, जैसा कहा, तो अभी भी उसी को दोहराया जाता है। जैसे कभी नीग्रो के बारे में कहा, एक विद्वान ने बोला था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, कि वनमानुष और मनुष्य के बीच का जो जंतु है वो नीग्रो है ना। तो उसी तरह हो सकता है कि हमारे लिए भी लोग तरह तरह के विचार गढ़ते होंगे। हाँ, क्योंकि अब भारत के संदर्भ में देखेंगे, है ना, तो मेरा बहुत कड़वा अनुभव है कि आज की तारीख तक संविधान में इतना सुविधा देने के बाद भी ना तो खुद आदिवासी एकजुट होकर लड़ पाते हैं, और ना उनके बीच कम्युनिकेशन हो पाता है। वो हर कोई एक मुद्दा या एक चीज़ को केवल उठाता है, उसमें कभी हर पॉइंट को लेके वो कभी एकजुट नहीं हो पाते हैं। हाँ, मध्य मध्य भारत के आदिवासियों की अलग समस्या है, तो नॉर्थ ईस्ट वालों की अलग है, उधर केरल में अलग है, राजस्थान और गुजरात में अलग तरह की है, उधर जो हिमालयन रेंज में रह रहे हैं उन लोगों की अलग समस्याएं हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ गए हैं, है ना, तो उसका जब तक एकजुट समाधान, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, एकजुट समाधान, हाँ, सब कोई जुट के उसको सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमें लोग इसी तरह उखाड़ते रहेंगे। हम छोटी छोटी लड़ाई लड़के, छोटे छोटे किताब लिख के, मैं कविता संग्रह लिखूंगा, जंगल पहाड़ के पाठ, बहुत खुश होऊंगा, अरे यार आप छोटी सी फिल्म बनाएगा, अरे दादा का इंटरव्यू लिया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह कोई और बोलेगा, बनाएगा, सारे लोग बहुत खुश होंगे, उनको भी अवार्ड मिलेगा, हमारे कविताएं पढ़ाई जाएगी, आपका फिल्म को भी अवार्ड मिलेगा कहीं पर, सबका वाह वाह होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, उसका उसका नतीजा क्या होगा। तो अगर हम जितने भी आदिवासी हैं उनके बीच में अगर हमने एकजुटता कायम नहीं की, उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो हमको लगातार सोचना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं हो रहा है,
क्या इसके लिए जो हमारा दुश्मन है वो हमको हमेशा गेम खेल के हमें तोड़ दे रहा है, या हम अपने स्वार्थवश हम टूट रहे हैं? क्या हो रहा है? 2 पैसे के लिए हम उसके खेमे में चले गए, 4 पैसे के लिए उसने दिया तो उधर चले गए। हाँ, हाँ, उसने 6 पैसा दिया तो उधर चले गए, ऐसा क्यों? है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं या सवाल हैं या हमारी अपनी कमजोरियां हैं, हैं, तो वो कमजोरी कैसे ताकत बने? है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या राजनीतिक रूप से कैसे बने?